नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों द हिंदू के। और वैसे देखो, कल एग्ज़ाम है 5 जून, और जिनका एग्ज़ाम है वो तो ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग 2023 वाले हैं। लेकिन 5 जून के बाद हम कुछ चेंजेस लाएंगे एडिटोरियल डिस्कशन में। और जो देख रहे हैं वीडियो, जिनका कल एग्ज़ाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल अच्छे से आप पेपर दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने ऊपर विश्वास रख के, और आखिरी क्वेश्चन तक लड़ते रहिएगा। ऐसा मत सोचिएगा बीच में 2-3 क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए या फिर नहीं आ रहे हैं लगातार 4-5 क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन एक नई बैटल है, पूरा पेपर एक वार है आखिरी तक। जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए ना, तब तक आपका जो वार है वो ख़त्म नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन एक बैटल हार जाओ बीच में तो घबराना नहीं है। खैर, 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन से संबंधित, लगाम से संबंधित। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ धीरे धीरे इंडिया अब एंगेज कर रहा है। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इनको रेगुलेट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले साल आईटी रूल्स 2021 आए थे, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। ये डिसाइड किया गया था इन रूल्स में, अगर हमारे देश में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, ये डोमेस्टिक लॉज को और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनको अभी जो एग्जम्पशन मिली हुई है ना, कि ये यूजर्स के कंटेंट को होस्ट करते हैं, इंटरमीडियरी हैं, वो एग्जम्पशन एक प्रकार से छिन जाएगी अगर ये डोमेस्टिक लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और एक बार एग्जम्पशन छिन गई तो फिर तो ये प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर किसी यूजर ने कुछ गलत या फिर हेट वाला कंटेंट पोस्ट कर दिया है। तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। अल्टीमेटली ट्विटर ने इन रूल्स को मान लिया था। सबसे ज़्यादा तो देखो ट्विटर ने ही आनाकानी की थी, बाद में ट्विटर ने भी इन रूल्स को मान लिया था। इन रूल्स में एक प्रोविज़न ये था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, एक ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। जैसे कि अगर किसी यूजर को कोई शिकायत है, ग्रीवेंस है, तो वो उस ग्रीवेंस ऑफिसर को अपनी शिकायत भेज सकता है। इसके साथ साथ एक ऐसा एग्जीक्यूटिव यानी ऑफिसर भी डेजिनेट करेंगे जिसके साथ लॉ ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेट कर सकें। बहुत बार लॉ एजेंसीज के ऑफिसर्स को ना इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन पता ही नहीं होता किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, किसके साथ बात करनी है। तो सरकार ने इन रूल्स में बोला कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स, ऑफिसर्स डेजिनेट करेंगे जिनके साथ लॉ एजेंसीज कोऑर्डिनेट कर सकें। अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद सरकार ने इन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, जिसको लेकर फिर से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। कंट्रोवर्सी अब ये है, देखो, पिछली बार तो सरकार ने ये कहा था 2021 के रूल्स में कि ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, ग्रीवेंस ऑफिसर को नियुक्त करेंगे ताकि यूजर्स जो भी शिकायत है, मतलब जैसे किसी यूजर का मान लीजिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया या फिर उस यूजर का कंटेंट हटा दिया गया, तो तमाम तरह की शिकायतें जो है वो यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर तक पहुंचा सकता है। लेकिन सरकार को अब ये लगता है ये नाकाफी है, क्योंकि बहुत बार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना, क्योंकि खुद ही कंटेंट हटाते हैं, तो ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर भी देना, तो वो ग्रीवेंस ऑफिसर कुछ खास काम करता नहीं है, सिर्फ नाम के लिए डेजिनेट कर दिया और यूजर्स की शिकायतों का कोई समाधान नहीं हुआ। तो सरकार कहती है कि भैया, हम एक कमेटी बनाएंगे और जो ग्रीवेंस ऑफिसर फैसला लेगा ना यूजर की शिकायत पर, वो यूजर अपील फाइल कर सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर के फैसले के अगेंस्ट हमारे पास है, यानी सरकार के द्वारा गठित कमेटी के पास अपील फाइल कर सकता है। मैं आपको यहां पे चैन समझा देता हूं। मान लीजिए कोई महेश नाम का व्यक्ति है, ट्विटर को यूज करता है, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया। महेश जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास। ग्रीवेंस ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, हमने जो कुछ किया है सही किया है, लेकिन महेश संतुष्ट नहीं हुआ। तो महेश ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर के फैसले के अगेंस्ट सरकार द्वारा गठित कमेटी के पास अपील फाइल कर सकता है।
तो ये फाइनली अब सरकार ने अमेंडमेंट प्रपोज किया है 2021 के आईटी रूल्स में। हालांकि देखो अभी हाल ही में पता लगा मुझे, मैं जब रिसर्च कर रहा था, कि सरकार ने ये ड्राफ्ट वापस ले लिया है। बट सरकार का ये कहना है कि हम थोड़े और चेंजेस करके वापस फिर से ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे। तो अभी तो थोड़ी एम्बिग्यूटी आ गई है, लेकिन सरकार के इस फैसले के अगेंस्ट ना काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बहुत बार देखो ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जो शिकायतें जाती हैं ना, वो सरकार की तरफ से ही जाती हैं, रूलिंग पार्टी के लोगों की जाती हैं। जैसे बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, सरकार में है, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो शिकायतें करते हैं। तो बीजेपी और सरकार के लोग जब ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर के फैसले के अगेंस्ट सरकार द्वारा गठित कमेटी के पास अपील फाइल करेंगे, तो ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो गया ना। सरकार द्वारा गठित कमेटी है तो जाहिर तौर पर वो सरकार के पक्ष में फैसला लेगी, जिस पार्टी की सरकार है उसके हक में फैसला लेगी। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से रेगुलेट करना जरूरी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा गठित कमेटी जाहिर तौर पर एक सॉल्यूशन नहीं है। ऑलरेडी इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार पर हाल फिलहाल में काफी सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं। तो ये रूल्स जो हैं फर्दर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हैं। अभी तो पिछले साल जो रूल्स आए थे उनके खिलाफ केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो है क्या फैसला देती है इन रूल्स के बारे में। और अब यह भी देखना होगा कि सरकार जिसने ये ड्राफ्ट अभी फिलहाल के लिए वापस ले लिया है, क्या किसी नए ड्राफ्ट के साथ आती है फिलहाल या फिर नहीं आती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो इंडिया से एक डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह की अध्यक्षता में जो डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान में, इंडिया के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है अफगानिस्तान को, उसका कैसा उपयोग हो रहा है उसकी देखरेख के लिए डेलीगेशन गया है। लेकिन देखो जाहिर तौर पर जब डेलीगेशन इंडिया का गया अफगानिस्तान में, तालिबान सत्ता में है, तो वहां पे तालिबान के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे इंडिया अब तालिबान के साथ धीरे धीरे एंगेज कर रहा है। ये 90s से अलग है। 90s में जब एकदम से तालिबान सत्ता में आ गया था ना, तो इंडिया ने तालिबान से एंगेज करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। नतीजा क्या निकला, इंडिया को नुकसान हुआ। 1999 में एक विमान अपहरण हुआ और आतंकवादियों ने उस विमान को उतारा कहां पे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में था, तालिबान के साथ इंडिया की कोई बोलचाल नहीं थी, तो इंडिया वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं चला इसका। इसके अलावा वैसे भी अफगानिस्तान एक प्रकार से एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स का कैंप सा बन गया था, अड्डा बन गया था। बहुत सारे ऐसे टेरर कैंप्स पनपने लगे थे अफगानिस्तान की धरती पर जो इंडिया के अगेंस्ट वायलेंस फैलाना चाहते थे, इंडिया को तोड़ना चाहते थे। लेकिन इस बार इंडिया ने सोचा, बेशक तालिबान से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन तालिबान के साथ थोड़ा बहुत एंगेज करना जरूरी है। इसी रणनीति पर काम करते हुए पिछले साल इंडिया की जो एम्बेसी है ना कतर में, वहां पे दीपक मित्तल जो इंडिया के एम्बेसडर हैं कतर में, उन्होंने शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकजाई से मुलाकात की थी। ये सीनियर तालिबान के ऑफिशियल हैं। फिर अक्टूबर में इंडियन ऑफिशियल्स ने मास्को में तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी से मुलाकात की थी। इसके बाद इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे वीट, विंटर क्लोथ्स, ये सब अफगानिस्तान में भेजे ताकि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, इस समस्या को एड्रेस किया जा सके। और इसके बाद अब इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान में और उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जेपी सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन को ये लीड करते हैं। तो वहां पर उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को तो सुपरवाइज किया ही, इसके साथ साथ तालिबान के अभी जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है ना मलावी अमीर खान मुताकी, इनसे भी मुलाकात की। तो एक प्रकार से अब इंडिया ने 90s में जो स्टैंड था ना उससे उल्ट जाकर तालिबान से धीरे धीरे एंगेज करना स्टार्ट कर दिया है। और जरूरी भी है क्योंकि देखो अब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहला इंटरेस्ट तो इंडिया का ये है, कितने बिलियन डॉलर्स की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है अफगानिस्तान में।
ऑलमोस्ट $3 बिलियन। एक बार तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था, हालांकि काफ़ी पहले पूछा था, अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंडिया चला रहा है। हालांकि देखो अब तो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे सलमा डैम पहले नाम हुआ करता था, $290 मिलियन की सहायता से इंडिया ने ये प्रोजेक्ट बनवाया। कहाँ पर? अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में। अब इसका नाम है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। वहाँ की जो पार्लियामेंट है $90 मिलियन की सहायता से बनी, मतलब बिल्डिंग, वो भी इंडिया ने बनवाई। जरांस डेलाराम हाईवे इंडिया ने बनवाया। तो इनकी सुरक्षा करना जरूरी है और इसके लिए इंडिया का तालिबान के साथ एंगेज करना जरूरी है। दूसरा, जैसा पहले मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान एक बार फिर से एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स का अड्डा ना बन जाए, ये इंश्योर करने के लिए तालिबान के साथ एंगेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, इंडिया को यह भी डर लगता है कि फिलहाल की सिचुएशन में अफगानिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान का एक सैटेलाइट स्टेट ना बन के रह जाए। सैटेलाइट स्टेट मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए अर्थ के चारों ओर मून घूमता है ना, उसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान के चारों ओर अफगानिस्तान ना घूमने लगे, मतलब जो पाकिस्तान बोले वैसा ही अफगानिस्तान ना करना लगे, पाकिस्तान की उंगलियों पे ना नाचने लगे अफगानिस्तान, ये इंश्योर करने के लिए इंडिया का तालिबान के साथ एंगेजमेंट जरूरी है। राइटर कहते हैं देखो ये बात सच है, एंगेजमेंट जरूरी है, बट चूंकि अभी भी तालिबान में जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव नहीं है, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, सभी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार में, तो इंडिया को ना अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट करनी तो चाहिए, लेकिन एम्बेसी ओपन करने में, ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंडिया को आस पड़ोस के देश और बड़े जो लीडर्स हैं ना, जैसे यूएस, ब्रिटेन, जापान, रशिया, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए ताकि तालिबान को मजबूर किया जा सके एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए और महिलाओं को उनके राइट्स देने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में हमारे देश में जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं ना, जैसे आईआईएम है, आईआईटी है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं ना फ्री नहीं है, ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है। ये जो है स्लाइड में आप देखिए, ये डेटा हालांकि पुराना है लेकिन एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स को बहुत बार तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है ट्यूशन फीस भरने के लिए, ज़्यादातर केसेस में एजुकेशन लोन बल्कि लेना पड़ता है। राइटर कहते हैं देखो ट्यूशन फीस तो फ्री होनी चाहिए ना, ट्यूशन फीस अगर फ्री नहीं है तो एजुकेशन एक कमोडिटी की तरह बन के रह गई है। पुराने समय में गुरुकुल में एजुकेशन फ्री हुआ करती थी, बाद में हालांकि एक चलन हुआ करता था गुरु दक्षिणा का, लेकिन जब देखो एजुकेशन फ्री नहीं होती, महंगी होती है ना, तो आप बोलोगे एजुकेशन लोन तो मिल जाता है ना, क्या दिक्कत है, गरीब आदमी को भी मिल जाता है वो तो। लेकिन दिक्कत ये आती है एजुकेशन लोन बच्चे ले तो लेते हैं, लेकिन जानबूझ के वो कोर्सेज लेते हैं जिसको परस्यू करके वो ग्रेजुएट होने के बाद में ज्यादा पैसा कमा सकें। वो पैसा कमाने के लिए कोर्सेज लेना पसंद करते हैं, ना कि जनता को सर्व करने के लिए। जबकि एजुकेशन अगर फ्री होना तो फिर बच्चे के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में ये सब चीजें नहीं आएंगी कि हाँ इतना सारा एजुकेशन लोन लिया है, पे करना है तो कोर्स अच्छा होना चाहिए, फिर वो इंटरेस्ट का कोर्स लेंगे, जनता को सर्व करने के लिए कोर्स लेंगे। एक एग्जाम्पल दिया जाता है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का NYU ग्रोसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन है, इन्होंने ना डिक्लेयर किया 2021-22 के एकेडमिक ईयर से ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, और इसके लिए भारी भरकम डोनेशन भी आया है। जैसे चेयर है NYU लैंगोन हेल्थ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, इन्होंने डोनेशन दिया और भी बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। आप देखो नॉर्डिक कंट्रीज का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ये सारे देश स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में अभी तक देखो ट्यूशन फीस थी ना पूरी तरह से फ्री थी, लेकिन हाल ही में इन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि जैसे यूरोप के कंट्रीज के लिए फ्री होगी, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री नहीं होगी। कुछ देश तो अभी भी ऐसे हैं जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, जर्मनी है, यहां पर ना ट्यूशन फीस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, चाहे वो लोकल स्टूडेंट्स हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। और ये देश ना हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे भी हैं।
जब देखो कोई बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट इन देशों में फ्री एजुकेशन प्राप्त करता है ना, तो बाद में वो वहीं पर जॉब भी करता है और इन देशों की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी करता है। यानी इन देशों को ना, जहां पे फ्री एजुकेशन है इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इन देशों को आगे जाके उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से काफी फायदा भी हुआ है। तो ये जो देश है ना, फ्री एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, इसी मॉडल को ना छोटे छोटे देशों को भी फॉलो करना चाहिए। इंडिया जैसे देशों में तो एजुकेशन मतलब दुख की बात है, लेकिन एक कमोडिटी बन के रह गया है। और जबकि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन एक अधिकार होना चाहिए, ना कि सरकार का एहसान किसी पर। एक डेटा दिया जाता है कि इस प्रकार के स्टेप से ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड, डेनमार्क, इनका स्थान देखिए कितना ऊपर है, क्योंकि टेंशन्स नहीं होती, सरकार बहुत कुछ करती है, रिसोर्सेज अच्छे हैं इनके पास में। और हमारा स्थान कितना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? 136। वैसे देखो, ये आर्टिकल सुनते सुनते एक चीज आपके मन में आई होगी, फ्री तो कर दे यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, लेकिन यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, आईआईएम चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो सरकार के पास बहुत सारा पैसा होता नहीं है, तो फिर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी अगर इनके पास रेवेन्यू नहीं होगा कॉलेज चलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए। देखो ये बात सच है, लेकिन ना इसके लिए ना कॉर्पोरेट ग्रुप्स, जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, जैसे आईआईटी से पास आउट हुए सुंदर पिचाई, ऐसे से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, वो कॉलेज की हेल्प कर सकते हैं अच्छे से कॉलेज चलाने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में ये कल्चर काफी देखने को मिलता है, हमारे देश में कम देखने को मिलता है। हमारे देश में जो एलुमनीज होते हैं ना, कम हेल्प करते हैं कॉलेजेस की फर्दर कॉलेज की एम्पावरमेंट में। तो लास्ट में फिर से वही बात बोलते हैं राइटर कि न्यूयॉर्क की ये यूनिवर्सिटी ने जो कुछ किया है ना, ये कि ट्यूशन फीस 2021-22 के एकेडमिक ईयर से फ्री रहेगी, ये एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज़ है। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी इसे फॉलो करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है, छोटी डिस्कशन थी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।